Zayan. So Zayan is a Dalit queer feminist who works in Nazaria, a queer feminist resource group, as a senior program coordinator. He's a trained educator and has experience in teaching children, researching and analyzing the field of education and teacher education from the lens of gender and sexuality. He is one of the Rise Up Fellows selected from India in the year 2021 and has been featured by the Times of India and Washington Post. In 2023, he was also selected for the LBT Connect program, but by Outright International. He has published on platforms like the New Lean, the Teacher Plus, and like journals like Sage. In his free time, he likes to read and strum the strings of his guitars. He has also written a really, really lovely story book, which I'm sure he would highlight in the coming few minutes. So welcome Zayan, and thanks a lot from CSM Film Club for accepting to speak to us. So pehle we will listen to Zayan. I'll ask a few questions. But I'm sure there would be a lot that you would like to bring up from the documentary or something that you would like to share and ask, and we can start. Pehle I would like to So Zayan, could you tell us about some of the barricades, challenges, gatekeeping that happens in academic spaces, many of which even the documentary highlighted, but would you want to share? Thank you so much, Swati, for this very imperative question. Is it okay if I speak in Hindi and English? दोनों भाषाओं में बात करें तो समझ आएगा? ठीक है, thank you. तो अगर हम बैरिकेडिंग की बात करें, गेट कीपिंग की बात करें, जो कि अकेडमिया में हो रही है, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन डोमेन इसमें हो रही है, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा पीछे जाके स्कूल की भी बात करनी पड़ेगी. हमें थोड़ा पॉलिसीज़ के बारे में बात करना पड़ेगा. बिकॉज व्हेन वी ऑल्सो टॉक अबाउट एजुकेशन, ये एक बड़ा ही पावरफुल टूल है ना. अब ये पावरफुल टूल कैसे है, हमको पता है कि भाई ठीक है, हम स्कूल्स में जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, बट इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो इसको एक पावरफुल टूल बनाता है. तो हम देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल ट्रेंड ट्रेस करें तो हम देखेंगे कि जब भी सरकार बदलती है, कोई ना कोई एक नई शिक्षा की नीति आ जाती है. तो अगर चलिए 1990s से थोड़ा ट्रेस करने की कोशिश करते हैं. जब उस टाइम पर बीजेपी गवर्नमेंट का रूल हुआ करता था, तो हमने देखा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था उस दौरान 2000 के अंदर. फिर उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई 2005 में, दूसरा एनसीएफ आ गया. उससे पहले भी हो रहे थे, पर नया एनसीएफ आया क्योंकि सरकार बदल गई. अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आया है, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सरकार बदल रही है, एजुकेशन में कोई ना कोई चेंज हो रहा है. और सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि भाई अगर एजुकेशन में कुछ बदलाव कर देंगे हम, तो ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा. क्यों? क्योंकि हमें आगे चल के ऐसे सिटीजन्स चाहिए जो हमारी बात सुने. जो जैसा कि कौन कह रहे थे, शायद बिट्टू बोल रहे थे कि हमें आदर्श बाल और आदर्श बालिकाएं चाहिए जो आगे जाके आदर्श सिटीजन्स बने, जिनसे मन की बात हो तो वो मन की बात को समझ पाएँ, सीख पाएँ. और इसलिए हम देख रहे हैं कि जैसे बाल नरेंद्र जैसी किताबें भी बोला गया था कि हम स्कूल में इंट्रोड्यूस कर देंगे. तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमें क्यों ज़रूरत है बाल नरेंद्र जैसी किताब की? क्योंकि हम चाहते हैं कि मॉडल्स हमारे इस तरह से हो जिनको हम देखें तो हमारे बच्चे वैसे बन जाएं. तो इस तरह से ये जो करिकुलम के अंदर चेंज आ रहा है, क्योंकि नई नई नीति कुछ कुछ कहती हैं, करिकुलम में बदलाव आते हैं. आप देखेंगे कि जब कोविड-19 चल रहा था तो क्लास 10 और 12 का सिलेबस कम कर दिया गया था. क्लास 10 के सिलेबस से जो एक चीज़ निकाली गई थी वो था जेंडर. और जेंडर निकालने की क्या ज़रूरत थी? ये एक ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ये जो ओमिशंस हैं इनको हम इनोसेंट ओमिशंस बिल्कुल नहीं कह सकते. ये अपने नेचर में बेहद पॉलिटिकल हैं. इनके बहुत डीप रूटेड जिस स्टिग्मा से उठते हैं, उधर इनको हमें ट्रेस करना ज़रूरी है. मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ. हम सभी स्कूल से
पढ़कर निकले हैं तभी आज जेएनयू में बैठे हैं। स्कूल्स में आपने कोई जेंडर नॉन कन्फर्मिंग व्यक्ति देखे थे? नहीं। किसी अगर एक ने देखे हो तो ज़रा अपना हाथ खड़ा करें। ठीक है, ठीक नहीं, ठीक है, 3 4 हाँ, थैंक यू कबीर, मैं भी खुद को ही देख रहा था। तो हमारे इस कमरे में भी हम सिर्फ 4-5 लोगों ने ही देखा है उन लोगों को जो जेंडर के नियम तोड़ रहे थे। और अगर मैं अब आपसे दूसरा सवाल पूछूं कि इन लोगों के साथ आसपास के लोग किस तरह से बर्ताव कर रहे थे, तो फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा 1 मिनट लेके रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे कि क्या हो रहा था। मैं ना कुछ नंबर्स भी शेयर करता हूँ आपके साथ, क्योंकि ना नंबर्स से अक्सर हमें चीज़ें थोड़ी सी ना बेहतर भी समझ आती है। जब तक नंबर्स हमारे सामने आंखों के आगे नहीं आते हमको समझ नहीं आता है कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है या नहीं है। तो एक स्टडी हुआ था जो कि यूनेस्को ने किया था, और इसमें उन्होंने ये पाया कि 50% जो भी, जहाँ पर ये तमिलनाडु में स्टडी किया गया था, और इनका जो सैम्पल साइज था उनमें से 50% लोगों ने बोला, बच्चों ने बोला कि हमारे साथ मिडिल स्कूल में ना हैरेसमेंट हुआ है। और ये बच्चे क्वेयर बच्चे थे, ट्रांस बच्चे थे। 49% को बोला गया था कि ऐसे इंसिडेंट्स को ना इग्नोर कर दो, क्या ज़रूरत है इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बनाने के लिए और टीचर से आगे आके डिस्कस करने के लिए। तो इट्स बेटर दैट यू इग्नोर इट। वी डू नॉट वांट एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सीज इन आवर इंस्टीट्यूशंस। 33.2% ने बोला कि इस बुलिंग और हैरेसमेंट की वजह से मुझे मेरी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। अब ये दिल दहला देने वाले नंबर है। अक्सर 33.2% भी देखें आप तो ये बहुत बड़ा नंबर है। सैम्पल साइज इनका बहुत छोटा था। अक्सर हम समझते नहीं है कि कम्युनिटी कितनी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनॉरिटी की बात की गई थी कि आप भाई बहुमत में है सिसहेट लोग, तो आप तो हमें आसानी से दबा देंगे। मैं कहता हूँ कि बहुमत और उसमें अगर हम नहीं पढ़े ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर्स ठीक से आते नहीं। लास्ट सेंसस हमारा 2011 में हुआ था, और उस सेंसस को भी आप देखेंगे तो अक्सर हम कहते हैं कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से वो नंबर लिया गया था कि कितने ट्रांस लोग थे। पर अगर हम हॉस्पिटल से नंबर लेते हैं तो वो डेटा स्क्यूड भी हो सकता है। द रीज़न भी उसके अंदर इंटरसेक्स व्यक्तियों की भी गिनती होगी। तो हम कैसे ट्रांस व्यक्तियों के बीच में और इंटरसेक्स व्यक्तियों के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, किस तरह से उसे समझें, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसी सेंसस से एक और नंबर आया कि भाई 55,000 जो लोग थे जो खुद को ट्रांस कहते हैं वो 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप के अंदर थे। समझना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ। 2011 के सेंसस में पता चला 55,000 पीपल वर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 हु आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज ट्रांस पर्सन्स। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जिसने कहा कि हम 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे। दूसरा सवाल ये उठता है फिर इन पॉलिसीज़ को देखकर, इन नंबर्स को देखकर, कि वो जो बच्चे थे 55,000, क्या वो कभी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए? पता नहीं। तो फिर अक्सर हमें ये भी लगता है कि यार ट्रांस लोग हैं तो सही, क्वेयर लोग हैं तो सही, पर हमें हमारे आसपास क्यों नहीं नजर आ रहे? तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी सोचना हमें थोड़ा सा ज़रूरी है। मैं अभी इतना ही रखता हूँ। स्वाति, आई थिंक बाकी चीज़ें आपके और सवालों में कवर हो जाएगी। थैंक यू। थैंक्स। तो आप बोल रहे थे कि एजुकेशन स्पेसेस में कम लोग दिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहे जी। इवन व्हेन दे कंटिन्यू, सपोज who are actually being able to reach such spaces, who are not, and what is the kind of masculinity, what is the kind of femininity that's being perpetuated, and how can we break some of these things? थैंक यू दूसरे बेहतरीन सवाल के लिए। जब भी हम क्वेयर और ट्रांस लोगों के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में ना एक पर्टिकुलर आइडिया ऑफ ट्रांसनेस और क्वेयरनेस होता है कि अभी एक और सवाल फेंकता हूँ आप सभी के सामने कि जब मैं कहता हूँ एक ट्रांस व्यक्ति को इमेजिन करिए, आपकी आंखों के आगे सबसे पहला चित्र किसका आता है? और हम यहाँ पर खुला बात करेंगे,
पॉलिटिकल करेक्टनेस को दरवाजे के बाहर फेंकेंगे और दिल खोल के अपना आराम से कैंडिड कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस है सीखने का। एक टाइम था जब मैं भी बहुत ट्रांसफोबिक था, और फिर वो उस जर्नी से लेकर अपने आप को एक ट्रांस व्यक्ति की तरह एक्सेप्ट करना हैज़ बीन अ जर्नी, क्योंकि मैं भी इसी समाज में बड़ा हुआ हूँ जिसमें यही सारी चीज़ें मुझे भी सिखाई थी। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ठीक है अब मैं कैसे खुद को ट्रांस पर्सन की तरह एक्सेप्ट करूँगा, है ना। तो हम आराम से कैंडिड कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो किस तरह का चित्र आपकी आंखों के आगे आता है जब मैं कहता हूँ एक ट्रांस पर्सन को इमेजिन करिए? हाँ जी, किन्नर, जी जी, ठीक है, शुक्रिया। और कोई साझा करना चाहेंगे? थैंक यू। मैं हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए साथियों के लिए रिपीट कर देता हूँ जो हमारे दो साथियों ने अभी तक साझा किया है। एक ने कहा है कि उनके जहन में एक किन्नर की छवि आती है जो कि टोली बधाई के ज़रिए अपना लाइवलीहुड और अपना व्यवसाय कायम रखते हैं। और दूसरे हमारे साथी ने ये साझा किया है कि एक ऐसे व्यक्ति जिनकी आवाज़ थोड़ी मर्दाना नज़र आती है, पर अगर हाव भाव देखें और हाथ के हाव भाव देखें तो उससे वो थोड़े फेमिनिन नज़र आते हैं। तो अक्सर लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि कैसे एड्रेस करें। मैं ठीक बोल रहा हूँ? ठीक, ओके। कोई और कुछ और कहना चाहेंगे? तो अगर हमारे जहन में छवियां ऐसी हैं तो फिर तो मुझे लग रहा है कि फिर मैं आप लोगों के लिए ट्रांस हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं तो इस छवि में खड़ा ही नहीं उतरा। तो अक्सर सवाल हमसे ना टीचर्स पूछते हैं कि ज़यान, हम ना चाहते हैं कि स्कूल में और बच्चे जुड़ें, स्कूल में हम और ऐसी बातों के बारे में और डिटेल में बात करें, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा क्वेयर है या ट्रांस है? हम कैसे पता लगाएं? तो इसका जवाब ये भी है कि आपको कुछ पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी क्लास में कोई बच्चा होता है तो आप क्या हमेशा पता लगाते कि ये आदमी, ये लड़का है, इससे ऐसे बात करेंगे, ये लड़की है, इससे ऐसे बात करेंगे? हम ऐसा नहीं करते, है ना। और अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसमें बहुत गड़बड़ है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जिन लोगों ने शेयर किए हैं अपने एक्सपीरियंसेस, उन्होंने ये भी कहा कि क्लासरूम में जब सेग्रीगेटेड करके हमको बिठाया जाता है कि ठीक है लड़के इस रो में बैठेंगे, लड़कियां इस रो में बैठेंगे, तो उस सिचुएशन में बहुत लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है ना। जब हमें हमारी बॉडीज़ के बारे में हर वक्त याद दिलाया जाता है कि आप उस ढांचे में फिट नहीं करते हैं जिसमें आप खुद को समझ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम हमारा जो ये अजम्पशन है कि एक सर्टेन तरह से हमको एक क्वेयर और ट्रांस व्यक्ति नज़र आएंगे, वो भी तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेयरनेस, ट्रांसनेस अलग अलग तरह से एग्जिस्ट कर सकती है। जब हम चैलेंजेस के बारे में और बात करते हैं, जो कि आपने सवाल में भी उठाया था स्वाति, तो इसके अंदर ये भी समझना ज़रूरी है कि क्वेयर और ट्रांस लोग सिर्फ क्वेयर और ट्रांस लोग नहीं हैं। समाज में जितनी भी और विविधताएं हैं या जितनी भी और डाइवर्सिटी है वो इस कम्युनिटी पर भी एप्लीकेबल है ना। तो हम में से कुछ लोगों के पास क्लास का प्रिविलेज होगा, कास्ट का प्रिविलेज होगा, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, रिलीजन, सारी चीज़ों का कुछ के पास प्रिविलेज होगा, कुछ के पास शायद नहीं भी होगा। और अगर हम नालसा जजमेंट के बारे में बात करें 2014 में जो आई थी, आप में से जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि नालसा जजमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अपने जेंडर को सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज जयन अगर कह रहे हैं कि मैं एक आदमी की तरह अपनी पहचान करता हूँ, तो जयन के पास ये अधिकार है कहने का, और आप सबको मानना पड़ेगा। तो जयन को आदमी बनने के लिए किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अगर जयन कह रहा है आदमी है तो वो आदमी है। ये नालसा ने हमको कहा। नालसा ने ये भी कहा कि हम समझते हैं कि ट्रांस लोग ऑप्रेस्ड हैं और इसलिए उनको हम ओबीसी की श्रेणी में डाल देते हैं, ताकि जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें आप लोग भी कवर हो जाएं।
पर यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी है कि सभी ट्रांस लोगों को हम ओबीसी नहीं बना सकते हैं। इसलिए भी क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांस पर्सन्स होंगे जिनके पास बहुत सारा कैपिटल होगा उनके कास्ट क्लास प्रिविलेज का, और वो अपनी एजुकेशन पूरी कर पाएंगे। पर कुछ ट्रांस लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत रूरल स्पेसेस से आ रहे हैं, शायद वो इतने प्रिविलेज नहीं है अपने क्लास कास्ट लोकेशन को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर, अपनी एबिलिटी। किरण को हमने देखा, किरण अक्सर जब बात करते हैं तो किरण एक और एग्जाम्पल कहते हैं, वो देते हैं कि जब मिनिस्ट्री मेरे पास आती है या मैं मिनिस्ट्री के पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं एक ट्रांस व्यक्ति हूँ, मैं एक दलित व्यक्ति हूँ और मैं एक ऐसा भी व्यक्ति हूँ जो डिसेबिलिटी के साथ रह रहा है, तो सरकार मुझे कहती है कि ठीक है, तुम्हें अगर कोई एक फंड लेना है ना तो तुम इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में लोगे, तुम तीनों का मिला के नहीं ले सकते हो। पर ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों ही आइडेंटिटीज आपस में इंटरैक्ट करके ही तो उनके एक्सपीरियंसेस को शेप कर रही हैं, पर फंड उनको एक ही मिलेगा। तो ये भी हमको समझना पड़ेगा कि मार्जिनलाइजेशन को स्टेट कैसे समझ रहा है। इसी के साथ, इसी वजह से इंटरसेक्शनैलिटी का डिस्कोर्स बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखें, उसके अंदर उन्होंने अपने 6th क्लॉज में कहीं ये लिखा है कि हम डिसएडवांटेज ग्रुप्स में व्हेन इट कम्स टू जेंडर वी एक्नॉलेज दैट विमेन एंड ट्रांस पर्सन्स आर ऑप्रेस्ड, वी आर एक्नॉलेजिंग इट। अच्छी बात है, ठीक है, एक पॉलिसी में आ गया है। और उन्होंने बोला है कि ट्रांस एक्ट में कि इंक्लूसिव एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो हम ट्रांस एक्ट के बिना एनईपी को नहीं देख सकते, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो एनईपी में एक्नॉलेज किया है कि आप डिसएडवांटेज है, ट्रांस एक्ट में बोला है इंक्लूसिव एजुकेशन देंगे। प्रैक्टिस में क्या हो रहा है? आपने टीचर एजुकेशन कोर्सेज में कोई बदलाव नहीं करे। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि टीचर एजुकेशन कोर्सेज में जेंडर पढ़ाना अनिवार्य है, पर जो जेंडर पढ़ाया जा रहा है और जो लोग उस जेंडर को पढ़ा रहे हैं वो बड़ा बाइनरी में समझ रहे हैं उसको। और यहाँ पर कबीर और मैं इसलिए भी हंसे क्योंकि हम दोनों ने वो टीचर एजुकेशन कोर्सेज करे हुए हैं, इसलिए हम जानते हैं कि टीचर एजुकेशन कोर्सेज की क्या हकीकत है और किस तरह से वहाँ पर हमारे फ्यूचर के टीचर्स शेप हो रहे हैं। तो जेंडर का डिस्कोर्स आप देखेंगे आजकल बहुत चला हुआ है, बहुत बातें हो रही हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि हम उस बाइनरी फ्रेमवर्क से निकलकर और क्वेयरनेस की बात करें और ट्रांसनेस की बात करें, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट सिर्फ क्वेयर और ट्रांस लोगों के लिए नहीं है, ये सिस लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे? जब हम क्वेयर शब्द को देखते हैं, आप में से कितने लोगों को यहाँ पे क्वेयर शब्द का मतलब पता है? हाथ खड़ा करके आप साझा कर सकते हैं। ठीक है, आपने हाथ खड़ा किया, आप बताना चाहेंगे? अच्छा, आप बताना चाहेंगे? मुझे पता है, those persons who don't consider themselves as he or she, they are what I know. बिल्कुल, थैंक यू, दैट इज़ हेल्पफुल। तो समाज के जो भी नियम है जेंडर को लेकर, सेक्सुअलिटी को लेकर, कास्ट को लेकर, क्लास को लेकर, रिलीजन को लेकर, सारे के सारे ये जो बहुत पावरफुल लोगों ने हमारे सरों के ऊपर ये जो नियम बना रखे हैं ना, इन सभी नियम को जो भी इंसान तोड़ता है वो क्वेयर है। अब आप लोग बताइए, क्या आप लोग क्वेयर हैं? या बाइनरी में मैं बात करूँ तो एक औरत अच्छी औरत होती है, पर एक आदमी कभी अच्छा आदमी नहीं होता है, आदमी असली मर्द होता है। तो उस चीज़ को अप्लाई करते हुए इस कमरे में कितने लोग अच्छी औरतें जो अपने आप को सिस हेट्रोसेक्सुअल में आइडेंटिटीज़ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, कितने लोग अच्छी औरतें और असली मर्द हैं? कोई एक हाथ तो उठाओ यार, ये क्या बात है यार, ये तो बड़ा शॉकिंग है। तो फिर तो उस हिसाब से हम सभी क्वेयर हो गए, हम सभी समाज का कोई ना कोई ढांचा तोड़ ही रहे हैं। एक डाइवोर्स्ड औरत भी क्वेयर इंसान है, क्योंकि शादी तोड़ी नहीं जाती भाई, शादी तो निभानी पड़ती है उम्र भर तक। तोड़ कैसे दिया आपने? सभी क्वेयर हो गए फिर तो इन बातों के बारे में बात होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ क्वेयर और ट्रांस लोगों के मुद्दे नहीं है, ये हम सबके मुद्दे हैं। हम सभी को शुरू से बताया हुआ ऐसे करना पड़ेगा। असली आदमी ऐसे बनोगे जब
पैर खोल के बैठोगे, एक तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग बैठते हैं ऐसे, मैं बहुत ड्रामा करता हूँ, थिएटर का इंसान हूँ, तो थोड़ा सा प्लीज़ झेल लीजिए मुझे। एयरप्लेन में वो बिल्कुल पैर खोल के बैठते हैं और ऐसे पूरा का पूरा सीट ले लेते हैं ऐसे करके। तो मैं जब साथ में बैठता हूँ मुझे समझ नहीं आता फिर मैं ऐसे करके बैठूँ या कैसे करूँ। तो हमको सिखाया ऐसे जाता है, आप आदमी हो तो आप बहुत सारा स्पेस ले सकते हो, आपका ये जन्मसिद्ध अधिकार है। किस तरह से हम बैठ रहे हैं, किस तरह से हम चल रहे हैं, बड़ा मैटर करता है। क्यों करें हम इसे फॉलो? मैस्कुलिनिटी के ऊपर अक्सर मैं सेशंस लेता हूँ और जब कमरे में आदमी होते हैं ना तो मैं उनसे पूछता हूँ कि वो कहते हैं कि हमारे घर पे ना बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कुछ बता नहीं पाते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ खुद अपने पार्टनर्स के साथ वायलेंस करते हैं, कुछ देखते हैं कि यार भाई भाभी के साथ वायलेंस कर रहा है। और बहुत हम सभी ने देखा है यार, मैंने भी अपने घर में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए देखा है। और फिर मैं उनसे ये कहता हूँ कि नींद आती है आप लोगों को रात में? और फिर वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा समाज है जो कहता है कि अगर तुम्हें आदमी बनना है ना तो तुम्हें हाथ उठाना पड़ेगा, तुम्हें तेज आवाज में बोलना पड़ेगा, तुम्हें गुस्सा करना पड़ेगा। तो फिर मैं तो आदमी की श्रेणी में भी नहीं आता क्योंकि मुझे गुस्सा ज़्यादा करना आता नहीं है और मैं तो ज़ोर से नहीं बोलता हूँ। ट्रेनिंग में ज़ोर से बोलता हूँ, पैनल में ज़ोर से बोलता हूँ, बोलना पड़ता है। तो किस तरह के आदमी को हम आदमी समझते हैं, किस तरह की औरत को हम औरत समझते हैं, ये तो हमारे बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, हमारी जिंदगियों के सवाल हैं। तो इसके ऊपर बात क्यों ना हो? इंटरसेक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं तो मैं एक और चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि क्वियर और ट्रांस मूवमेंट की एक बहुत ही खूबसूरत बात पता है क्या है? हम क्वियर ट्रांस लोग सारे रिलीजन को एक साथ में ले आते हैं। कैसे? जब सेक्शन 377 की बात हो रही थी या फिर सेम सेक्स मैरिज पिटिशन के बारे में बात होती है, आपको एक चित्र नज़र आएगा, उसमें पंडित, मौलवी, प्रीस्ट, ठीक है, और तरह के सारे जो रिलीजन है सबके लोग वहाँ पर बैठे हैं और कह रहे हैं हम एक साथ हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। एक चीज़ ये। दूसरा ये, इस मूवमेंट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब अगर हम इसके वो 1985 से ट्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि इस आंदोलन में ना अलग अलग मूवमेंट के लोग जुड़े। सेक्स वर्कर्स मूवमेंट से लोग जुड़े जो कह रहे थे क्वेयर ट्रांस राइट्स इंपॉर्टेंट है। दलित समाज से लोग उठे, उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से लोग उठे, उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी हम अक्सर देखते हैं कि मूवमेंट्स भी हमारी ना बहुत कंपार्टमेंटलाइज्ड है कि अगर हम सिर्फ दलित मुद्दों के ऊपर बात करेंगे तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, जैसे जेंडर हमारा मुद्दा ही नहीं है, या फिर अगर हम जेंडर और क्वेयरनेस के बारे में बात करेंगे तो हम किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। तो उस कंपार्टमेंटलाइजेशन को भी डाइल्यूट करना बड़ा ज़रूरी है और वो हमारी एजुकेशन स्पेसेस में हो सकता है। मैं इसमें ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अभी जैसे मैंने अपना मास्टर्स अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से करा था और AUD में हमारे पास क्वेयर कलेक्टिव भी है, DBA सोसाइटीज़ भी है, ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जो डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में एडवोकेसी कर रहे हैं कैंपस में। ऐसे अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न कलेक्टिव्स हैं और मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि इनको हटा के एक बनाना चाहिए, वो हम नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि हम सभी के मुद्दों को नहीं समझ सकते। ये अलग अलग होना ज़रूरी है, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे हम वो स्पेसेस बनाएं जहाँ पर सभी कलेक्टिव साथ में आकर चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि क्वेयर और ट्रांस नैरेटिव्स के बारे में जब बात होती है, एक्सपीरियंसेस के बारे में बात होती है, उसमें कास्ट की बात होती नहीं है इतनी। और यहाँ पर मैं ग्रेस बानू जो कि एक एक्टिविस्ट हैं उनका भी नाम लूँगा। वो बहुत टाइम से ये कह रही हैं कि हमें ना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस समान नहीं है। आप हमें कह रहे हैं आप सब एक ही हैं, आप तो दिव्य हैं, क्योंकि आपकी तो हमें दुआ और बद्दुआ लग जाएगी, है ना? ऐसा नहीं है। हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग हैं और इसलिए हमें उन सभी एक्सपीरियंसेस को अलग अलग समझना भी पड़ेगा। तो ये कुछ मैं इसके साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। थैंक यू ज़ैन। मुझे लगता है कि इस कमरे में भी बहुत सारे बॉक्सेस तोड़े गए हैं जो आप बोल रहे थे उससे। तो आपने ये चीज़ बताई कि
सबके लिए मायने रखेंगे. It's not just for those who are identifying as trans or queer. And तो इसके लिए हम अपने एजुकेशन स्पेसेस में क्या कर सकते हैं, स्पेशली JNU आपको पता ही है. देर आर सो मेनी फाइट्स दैट अ लॉट ऑफ ग्रुप्स आर फाइटिंग हियर, एंड देर आर मल्टीपल यूनियंस, मल्टीपल स्टूडेंट बॉडीज. सो इन अ स्पेस लाइक दिस, व्हाट आर सम थिंग्स दैट वी कैन डू टू मेक इट मोर इंक्लूसिव, मोर सेफ? थैंक यू स्वाति. अभी बीच में मैं उठकर गया था बाहर, और आई ऑल्सो नो स्वाति दैट यू फेल्ट बैड बिकॉज इन दैट इंस्टेंट यू ऑल्सो रियलाइज द प्रॉब्लम, है ना. बट इट्स ओके, इट्स नॉट योर फॉल्ट. आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट. मैं उठकर गया था वॉशरूम इस्तेमाल करने, और आपके कैंपस में वॉशरूम सिर्फ बाइनरीज में है, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए. पर अगर टिस जैसी यूनिवर्सिटी ये काम कर सकती है, तो मुझे लगता है JNU भी कर ही सकता है. AUD में भी काम चल रहा है. हम लोग कर रहे थे वॉशरूम मैपिंग कि कहाँ कैसा क्या सिस्टम है, क्या स्ट्रक्चर है, और किस तरह से इसे बेहतर कर सकते हैं. बड़ा ज़रूरी है, बहुत फंडामेंटल चीज़ है. SDG भी बात करते हैं, सैनिटेशन, वाटर. वाई इट डजंट go beyond the binaries, because it is also very much right of ours to, no. एक तो चीज़ वो हो गया. दूसरा, मैंने एक एग्जाम्पल तो दिया था कि कैसे अलग अलग कलेक्टिव्स हैं जो अलग अलग मुद्दों के ऊपर काम करते हैं, और कैसे बहुत ज़रूरी है इन सभी कलेक्टिव्स का एट टाइम साथ में आ जाना, है ना. हमें लीडरशिप के बारे में भी सोचना चाहिए. थोड़ा मैं लीडरशिप जब शब्द आता है ना, थोड़ा रुक जाता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा शब्द है, बहुत पॉलिटिक्स और पावर इन्वॉल्व है. हमारे आसपास जो भी कलेक्टिव्स हैं, हमें देखने की ज़रूरत है कि उनका ट्रेजरर कौन है, उनका प्रेसिडेंट कौन है, उनका वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एडवाइजर्स कौन है. क्योंकि ये पावर अक्सर बहुत सारे प्रिविलेज लोगों के पास हम रख देते हैं, और इसीलिए हम अच्छा, एक चीज़ ना मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शेयर करता हूँ, ठीक है. तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वो है नज़रिया, विच इज़ अ क्वेयर फेमिनिस्ट रिसोर्स ग्रुप. और हम क्वेयर विमेन और ट्रांस पर्सन्स के साथ काम करते हैं, हम गे आदमियों के साथ काम नहीं करते हैं. और उसके पीछे एक थॉट गया है कि हम गे आदमियों के साथ इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत टाइम से बहुत सारा स्पेस रहा है, क्वेयर औरतों के पास, ट्रांस लोगों के पास नहीं रहा है. तो हम एक ऐसा स्पेस बनाएंगे विच गिव्स मोर स्पेस टू दोज पीपल हु डिडंट गेट एनी चांस टू शेयर व्हाट दे थिंक अबाउट द मूवमेंट, ठीक है. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो ED है वो एक इंडिजिनस लेस्बियन वुमन है, ठीक है. एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर, ये मेरी पहली नौकरी है, अभी मुझे 2 साल हो गए हैं, पर एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर आके देखी वो ये देखा कि जब हम हायरिंग करते हैं ना, और ये बाकी लोगों के साथ, बाकी दोस्तों के साथ कॉन्वर्सेशन से होकर भी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब हम हायरिंग करते हैं या हम एक फेलोशिप प्रोग्राम रन करते हैं, और उसके अंदर हमारे फेलोज़ कौन होंगे, वो हमारे पास पावर होती है. क्योंकि मैं और ऋतु नाम है उनका, ऋतु पढ़ना, हम दोनों साथ में मिलकर लेते हैं वो कॉल कि क्या होगा क्या नहीं होगा. और ये अंडरस्टैंडिंग ना होना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हमारी संस्था में नौकरी के लिए आते हैं या जो लोग हमारी संस्था में फेलोशिप के लिए आते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग होंगे. हम अपेक्षा करते हैं कि यार हमारे फेलोज ऐसे होंगे जो फराटेदार अंग्रेज़ी बोले, है ना, जो बहुत वोक हो, जो बोले, जिनका थ्योरी सही हो, प्रैक्टिस में वो बहुत गड़बड़ करें, वो भी होता है ना. और आजकल तो वोकनेस का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपको गलती करने का बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, आपको हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ेगा, है ना. तो हम क्या देखते हैं कि और हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि कैसे मैं एक दलित ट्रांस व्यक्ति हूँ और कैसे वो एक इंडिजिनस लेस्बियन विमेन है, और दो जब ऑप्रेस्ड कास्ट लोकेशन से और एथनिसिटी से लोग मिलकर काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो फेलोज़ हैं, कम से कम वहाँ पर हम बहुत तरह की विविधता देखते हैं. क्योंकि हम नहीं कहते, हम कहते हैं कि नहीं, हमें अंग्रेज़ी नहीं चाहिए. अगर आपका दिल सही जगह पे है, आप आ जाओ, क्योंकि हमें पता है हमें आपसे सीखने के लिए बहुत मिलेगा. और जब लोग दिल से गलती करते हैं ना, तो उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है.
क्योंकि दिल, जिनका दिल सही जगह पे है ना आजकल, उनसे आप सीख बहुत अच्छा सकते हैं। और मैं आजकल दिल विल की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि हम वोकनेस में ना इमोशंस भूल गए हैं। हम 4 बड़े बड़े शब्द फेंक फेंक के पैनल में चले जाते हैं, बहुत फंडामेंटल बातों से हम दूर चले गए हैं क्योंकि वो हमको अक्सर कूल नहीं बनाती है। तो इसके बारे में भी बात होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में बात मैंने इसलिए किया क्योंकि लीडरशिप रोल बहुत मैटर करता है। अगर आप ऑप्रेस्ड बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप समझेंगे कि दूसरे के एक्सपीरियंसेस कैसे हो सकते हैं, किस तरह से हमको और लोगों को वो स्पेस देना है जो बहुत प्रिविलेज लोगों को आज से पहले मिलता आया। इसके साथ मैं ये बात खत्म है। आपने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शेयर किया। वी वुड ऑल्सो वांट टू नो मोर अबाउट आपके वर्क और जो आप बुक्स लिए हैं। इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड देम, सो आई वुड लाइक यू टू शेयर मोर अबाउट इट। थैंक यू सो मच। तो नज़रिया में हम कुछ कुछ वर्टिकल्स में काम करते हैं, जैसे कि रिसर्च करते हैं, हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, हम क्राइसिस इंटरवेंशन का काम करते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन बेसिकली ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि क्वेयर और ट्रांस लोगों के ऊपर बहुत सारा ऑपरेशन, बहुत सारा वायलेंस होता है। तो अक्सर पीपल रीच आउट टू अस इन वेरी वेरी हॉस्टाइल कंडीशंस एंड दे आस्क अस फॉर सपोर्ट। तो हमारा एक शेल्टर होम है, हम लीगल टीम के साथ कंसल्ट करके शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास एक मेंटल हेल्थ यूनिट भी है जिसके अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेयर और ट्रांस लोगों को मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और कुछ बाकी और चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट रिसेंटली, क्योंकि अभी हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रिसेंटली वी ऑल्सो केम अप विद 4 स्टोरी बुक्स फॉर चिल्ड्रन। और ये स्टोरी बुक्स इसलिए भी बहुत अलग हैं क्योंकि अगर आप क्वेयर लिटरेचर खासकर बच्चों के लिए अगर देखेंगे तो देखेंगे कि वो बड़ा वेस्टर्नाइज्ड है। उसके अंदर नाम और परिवेश, इन्वायरमेंट उस तरह का है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिलता नहीं है। तो ये जो किताबें लिखी गई हैं ये रूरल भोपाल में स्थित है, असम में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, और बहुत सिंपल हिंदी और इंग्लिश में हमने ये किताबें लिखी हैं। तो 2 तो यहाँ पर हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसे। थैंक यू फॉर गेटिंग दीज, स्वाति। और इसी के साथ हमने एक पेरेंट्स गाइड बुक भी हाल ही में बनाया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको भी देख सकते हैं। इट इज़ बेसिकली द वेज इन विच यू कैन सपोर्ट अ चाइल्ड व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर जेंडर आइडेंटिटी। और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मतलब ये ऑनलाइन अवेलेबल है, ये आपको ख़रीदना पड़ेगा, पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसे। जी, थैंक यू। और अब अगर आपके कोई सवाल है तो बेशक। सेक्स एंड जेंडर बोल रहे हैं? हाँ जी। थैंक यू। तो सवाल मैं हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए साथियों के लिए बोल देता हूँ कि उन्होंने पूछा है कि सेक्स और जेंडर में क्या फ़र्क है और किस तरह से हम इन डिस्कोर्सेस को और नॉर्मलाइज बना सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि स्टिग्मा इतना नहीं हो। तो सबसे पहले जेंडर और सेक्स को समझने के लिए सेक्स क्या है? सेक्स है एनाटॉमी, आपके जननांग। तो जब भी एक बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि वो आपके जेनिटेलिया देखेंगे और वो कहेंगे मुबारक हो लड़का हुआ है या मुबारक हो लड़की हुई है। ठीक है, बाइनरीज में अगर हम बात करें, कैसे? अगर पीनस है तो मुबारक हो लड़का हुआ है, अगर वल्वा है तो मुबारक हो लड़की हुई है। ये है आपका सेक्स। पर सेक्स भी बाइनरी में नहीं है, क्योंकि हमने पर्सन्स विद इंटरसेक्स वेरिएशंस के बारे में भी सुना है। ठीक है, तो अक्सर ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके जननांग को, जेनिटेलिया को देखकर डॉक्टर्स नहीं बता पाते कि ये बच्चे
बाइनरी के मॉडल में कहाँ फिट करेंगे, मेल में या फीमेल में। और यहाँ पर भाषा को देखना और समझना भी ज़रूरी है कि जब सेक्स की बात आती है तो हम हमेशा मेल और फीमेल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैन वुमन का नहीं करते हैं। वो मैं आगे आपको और बताऊँगा। तो पर्सन्स विद इंटरसेक्स वेरिएशंस कौन है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बाहर से जो जेनिटेलिया पीनस के जैसा नज़र आ रहा है, शायद अंदर यूट्रस, फलोपियन ट्यूब्स और ओवरी हो, है ना। या फिर बाहर से जो हमें वल्वा नज़र आ रहा है, हो सकता है कि इतना वेल डेवलप्ड फलोपियन ट्यूब या यूट्रस या ओवरी नहीं हो। और ये वेरिएशंस इस तरह के हैं कि हम इनको गिन नहीं सकते कि अच्छा ये 4-5 कंडीशंस में आप पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन बोल सकते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि लोगों को अपनी पूरी ज़िंदगी में पता भी नहीं चलता है कि वो पर्सन्स विद इंटरसेक्स वेरिएशंस है। एक केस ऐसा भी सुनने में हमें आया था कि there was this woman who also got married, conceived a child and later got to know that she is a person with intersex variations. तो हमारी सेक्स की पहचान अलग है क्योंकि वो हमारे जननांग से जुड़ी हुई है, वो हमारे जेनिटेलिया से जुड़ी हुई है। जेंडर क्या है? जेंडर और सेक्स को अक्सर लोग कहते हैं कि जेंडर तो सोशल है पर सेक्स बायोलॉजिकल है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, पता है आप लोगों को, मेरा काम आसान कर देते हैं आप लोग। तो जेंडर क्या है? जेंडर मेरे अपने मन में पहचान है, ठीक है। तो मेरे जननांग, मेरी बॉडी कैसी भी हो सकती है, पर मेरा जेंडर मेरे यहाँ पर है कि मैं अपनी समझ किस तरह से बना रहा हूँ। और जेंडर की पहचान मेल और फीमेल हो सकती है, मैन और वुमन होगी, मेल फीमेल नहीं होगी। और ट्रांस को हम जब इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांस के साथ एक एस्ट्रिक्स लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, ये कहने के लिए कि ट्रांस भी एक अम्ब्रेला शब्द है जिसके अंदर बहुत अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं। ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन, जेंडर नॉन बाइनरी पर्सन, जेंडर क्वेयर पर्सन, जेंडर फ्लूइड पर्सन और बहुत सारी आइडेंटिटीज़ जिनको फिर से हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी सारी हैं। वैसे ही सेक्स के अंदर मेल, फीमेल एंड पर्सन्स विद इंटरसेक्स वेरिएशंस, ठीक है। अब बारी आती है कि इसे नॉर्मलाइज कैसे करें। तो मुझे लगता है कि ये हम अपने घरों से कर सकते हैं। आप में से कितने लोग टॉय शॉप पर जाते हैं, है ना। अब देखिए समाज कितना जेंडर्ड है। हम टॉय शॉप में जाते हैं, हम बोलते हैं हमें खिलौना चाहिए, खिलौने वाला सबसे पहले पूछता है लड़के के लिए या लड़की के लिए, क्योंकि लड़के के लिए ये है, लड़की के लिए ये है। तो हमें ही कोशिश करना पड़ेगा बोलने के लिए, नहीं आप हमें खिलौने दिखाइए, वो चूज हम करेंगे, हमें बच्चे को कौन सा खिलौना देना है ना। हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, हमारी भी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन है ना कि भाई मुबारक हो, लड़का जैसे अगर कोई व्यक्ति बच्चा पैदा हुआ है तो आगे चल के घर संभालेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, अर्निंग मेंबर होंगे। ये सारी एक्सपेक्टेशंस से हमको धीरे धीरे करके खुद को दूर करना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल काम है, मैं समझ रहा हूँ। इतने सालों की सोशलाइजेशन है हमारी, इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, पर कॉन्शियसली हमको ये स्टेप लेना पड़ेगा कि हम अपने घर से शुरू करें, अपने दोस्तों में शुरू करें। हमारे दोस्तों के साथ अक्सर हम ऐसे बड़े प्रॉब्लमैटिक सेक्सिस्ट जोक्स कर लेते हैं, है ना। ज़रूरी है हम बोलें कि नहीं, ये ठीक नहीं था दोस्त, है ना। हमेशा लड़ने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से मजाक से भी बात हो सकती है ना। तो ये कुछ चीज़ें करके हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। रिलेशन ऑफ सेक्स एंड जेंडर। हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ राहुल, सवाल बहुत ज़बरदस्त है ना। और समाज क्या कहता है? समाज ने खंबे बना रखे हैं। मैं चौक ले सकता हूँ क्या? थैंक यू। और मुझे लगता है मैं ज़ोर से बोलूँगा तो सुनाई दे जाएगा। अंदर का टीचर जगा ही दिया आप लोगों ने। तो समाज कहता है सेक्स, मैं बाइनरी में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अगर सेक्स है आपका फीमेल या मेल तो आपका जेंडर होगा क्या होगा इधर? हाँ, पर जेंडर में वो हमारा ना मैस्कुलिन और फेमिनिन जो है ना एक्सप्रेशन है। हाँ जी, और ताना या मर्दाना हमारा एक्सप्रेशन है। आप कह सकते हैं जहर थोड़ा सा मर्दाना भी है और ताना भी है।
मैं तो कंफ्यूज हो गया कैसे कॉपीराइट वाली बात। ठीक है, तो जेंडर में हो गया मैन, और इधर क्या होगा वुमन। ठीक है, समाज हमें ये कह रहा है। ठीक है, फिर समाज कह रहा है आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसा होगा। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होगा? सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? हाँ हाँ, वुमन का मैन कर दूं और यहाँ पर कर दूं नहीं, गलत हो गया। नहीं, अच्छा है, इंटरेस्टिंग। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इनका अट्रैक्शन आदमी की तरफ होना चाहिए, है ना, और इनका किसकी तरफ होना चाहिए? और क्या एक्सपेक्टेशंस है? अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशंस। औरत है तो क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे? हाँ जी, फैमिली, हाँ फैमिली बनाएंगे, मतलब बच्चा पैदा करना, है ना, और हाँ फैमिली का ध्यान रखना है, हाउस होल्ड वर्क करना है। ठीक है, हाउस होल्ड वर्क, एडजस्टमेंट, ओके, और हाँ बच्चे पैदा करने हैं। ठीक है, चाइल्ड, क्या बोला आपने? कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्टमेंट करना, चले, हाँ डिपेंडेंट, ओके, और गुड वाइफ, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, गुड वाइफ। गुड वाइफ क्या होती है, थोड़ा और बताएं। सबमिसिव, वाह। और धीरे बोलेगी और धीरे हंसेगी। हाँ, अबला, अबला टॉक्स स्लोली और धीरे बोलेगी और हंसेगी भी धीरे। सॉफ्ट और ठीक है, ठीक है, अभी के लिए हम औरत को छोड़ देते हैं। आदमी, क्या एक्सपेक्टेशन होती है समाज की? कुछ भी कर सकता है। ओके, ठीक है, बहुत अंग्रेजी में लिखी है, मैंने सोचा थोड़ा हिंदी में लिखता हूँ, पर स्पेलिंग गलत हो सकती है, सॉरी। कमाएगा और क्या करेगा आदमी? वंश बढ़ाएगा। हाँ, और क्या करेगा आदमी? हाँ, डिसीजन लेगा, सही है, और डिसीजन, और इमोशनल नहीं होता। इमोशनल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो क्राइंग। ठीक है, और बीइंग इमोशनल। ठीक है, और ओनली एंग्री, ओनली एंग्री, हाँ ठीक है, एंगर, ओके, और डोमिनेटिंग। एक्सप्लॉइटेशन किसने? बीवी का। अच्छा, बीवी को एक्सप्लॉइट करेगा और डोमिनेट करेगा। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाइफ, बच्चों का भी करेगा, हाँ? किसी का भी। बाप का करेगा, इसका कर सकता है, इसका रहेगा। जेंडर का मुद्दा है, ऐसे मत बोलो। वाइफ, चिल्ड्रन और डोमिनेटिंग, ओके। अभी इतना ही रखें। In some sense, mother as well. हाँ Mother as well. You know mother as well. हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैं मदर लिख देता हूँ। समाज ये कह रहा है ना, बात ये है कि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं, सब बकवास, हम ये कह रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर इसको फॉलो करेंगे और मेरा एग्जाम्पल लेंगे तो मैं यहाँ फॉलो करता हूँ, पर मैंने ये तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया और ये भी तोड़ दिया। तो ये जो हेट्रोनॉर्मेटिविटी का पिलर है ना, इसको हम पिलर ऑफ हेट्रोनॉर्मेटिविटी कहते हैं। हम कहते हैं सेक्स और जेंडर में कोई रिलेशन नहीं है, जो कि हमें शुरू से समझाया गया, सिखाया गया कि है। पर अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अच्छी औरत किसे कह रहे हैं और असली मर्द किसे कह रहे हैं। इसी को तोड़ने के लिए हमें क्वियरनेस,
और ट्रांसनेस के डिस्कोर्सेस स्कूल से चाहिए। थोड़ा थोड़ा समझ आएगा ना? Can we say that historically sex helped to create the gender? हाँ, it did. Historically it did. But it is also a very social concept. है ना? कुछ सफ़ेद बाल वाले वाइट आदमियों ने कहा कि ठीक है, पीनस वाले लोगों को आदमी कहेंगे, वल्वा वाले लोगों को औरत कहेंगे, इनके ये राइट्स होंगे, इनके ये राइट्स नहीं होंगे। निवेदिता मेनन वो ये कहती है ना कि अगर मान लो आदमी को पीरियड्स होते तो उसको इतना बढ़िया बना देता ना कि अरे खून बहाता है आदमी हर महीने, कितना कुछ करता है आदमी, है ना। पर औरत को वहीं पीरियड्स होते तो पीरियड लीव भी इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो हाँ, आप सही कह रहे हैं, और उसी हिस्टोरिकल चीज़ को हमको मिटाने की ज़रूरत है। कोई और सवाल? जो ऑनलाइन है वो भी पूछ सकते हैं। यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, इवन कमेंट्स और रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री। Regarding expectations. हाँ, please. Like it's a Western construct, like male and female expectations. Like in nuclear family, you can assume like this expectation. But in India, even we are talking about caste system, like masculinity versus caste, and the whole notion of macho-ness is all about the macho-ness. Like a man who is coming from a Dalit background, a man who is coming from Brahmin background. So the macho-ness is all about something like a basis of spectrum, where Dalit macho-ness as a one point, Brahmin macho-ness as another point. So I'm going through Radhika Roy's now. I'm just confused with these things. Like it's simple. I don't think it's where it's in India and historically or not, but it seems to me like Western. नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, वेस्टर्न है। पर ऋतिका ने एक शब्द बोला था, मनुस्मृति। मनुस्मृति लिखने वाले कौन है? कौन है बताएं, नाम बताएं, कौन है? That's why I'm asking, like on the basis of caste, you can assume like a macho man who is from Brahmin, his macho-ness is an ideal type. But a man who is from Dalit background, that man macho-ness is not like a macho-ness coming from the Dalit background. So how is exactly? मैं आपका सवाल समझ गया। आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ऑल ऑफ दिस seems like a Western concept, yes, but it is also something that people who have a lot of power in terms of their caste and class privilege in India will. मनुस्मृति से आपको ये सब पता है ना, ये सब अपर कास्ट लोगों की बात है ना। अगर हम देखें, अगर हम दलित कम्युनिटीज़ के बारे में बात करें या आदिवासी कम्युनिटीज़ के बारे में बात करें या फिर हम हंटर कम्युनिटीज़ के बारे में बात करें, हम देखेंगे वो सोसाइटीज़ और ज़्यादा इक्वल है। वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ऐसा नहीं नज़र आता है। पर ये पूरी बनावट आप सही बोल रहे हैं, पावर नज़र आएगी इसमें आपको कि ब्राह्मणवादी सोच से ये एक्सपेक्टेशंस निकलती है, और एक दलित व्यक्ति की मर्दानगी और एक ब्राह्मण व्यक्ति की मर्दानगी बहुत अलग है आपस में। कैसे? क्योंकि आप तो जी ऐसे, हम ऐसे देश में रहते हैं, मूंछ को ताप देते तो हम कट जाते, है ना। बारात में अगर घोड़े पे चढ़ जाते तो मर जाते। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट ये चीज़ें करने वाले लोग ब्राह्मण से सेट है, आदमी है। ज़रूरी है वो भी बोलना कि आदमी है। और एक्सपेक्टेशन तो हमसे भी यही है ना कि अगर आप दलित हैं तो आप यही सब फॉलो करें। अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने सोशल स्टेटस में बढ़े तो यू हैव टू फॉलो करें। ब्राह्मण लोगों के घर में औरतें इतना बाहर आसानी से नहीं जा सकती हैं। आप पढ़िए टेक्स्ट, है ना। हम देखते हैं कि मोबिलिटी की जब बात आती है तो दलित कम्युनिटीज़ में, आदिवासी कम्युनिटीज़ में मोबिलिटी बेहतर है फॉर विमेन। तो हमें भी बोला जा रहा है कि बी लाइक अस, इफ यू वांट टू हैव द सेम पावर, फॉलो द मॉडल दैट वी हैव। तो वेस्टर्न भी है और इंडियन कॉन्सेप्ट में इस तरह से कि हमने मर्दानगी और एक्सपेक्टेशन दलित आदमी से भी और एक दलित औरत से भी अलग अलग है। कोई और सवाल आप चाहें तो पूछ सकते हैं।
This film has also brought in a lot of nostalgia for me. The reason being, when I was studying in AOD, that was a time when I came into the movement and activism, and this was one of the films that was screened during that time. And as a part of the people, the collective who screened it, we also called the directors to have a conversation, and I was the one who was taking that conversation ahead with them. तो पोजिशनैलिटी की तो ना आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं. हमें जो चेहरे नज़र आए ना, मोस्ट ऑफ देम वर पीपल हु हैड अ लॉट ऑफ पावर. Any other comments, questions? प्लीज. This umbrella term, there are many different identities. Can we really trace each of them and look at it that this is this, this is this? तो इसको करने के लिए ना, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिटीज़ और उनका मतलब क्या है, मैं एक रिसोर्स स्वाति के साथ शेयर कर दूंगा. स्वाति आपको आगे दे देंगे. एक टर्मिनोलॉजी का है हमारे पास एक डॉक्यूमेंट, पर अगर हम इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें ना, तो ऐसा भी है कि हम सारी आइडेंटिटीज़ को एक पेपर पर नहीं लेकर आ सकते. अगर आप आज से 20 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे जेंडर क्वेयर जैसा शब्द नहीं था, अब आ गया है. और ऐसा नहीं है कि 20 साल पहले जेंडर क्वेयर लोग थे, वो तब भी थे, बट आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी का कोई नाम नहीं था उस टाइम पर. और अभी और 10-20 साल बाद मुझे लगता है और 7-8 और जेंडर आइडेंटिटीज़ नहीं आ जाएंगी. और उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अभी हैं नहीं, बट तब हमें समझ आएगा यार लगता मुझे ऐसा था, अच्छा नाउ दिस फिट्स बेटर विद व्हाट आई फील, है ना. तो हम सारी आइडेंटिटीज़ को एक पेपर पे डालकर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अक्सर हम ये भी देखते हैं कि परिभाषाएं भी बदलती हैं, और ये भी भाषा का एक सबसे खूबसूरत चीज़ है कि भाषा बदल जाती है. एक टाइम था जब हम बाइसेक्सुअलिटी को ऐसे समझते थे कि वो इंसान जो आदमी और औरत दोनों की तरफ आकर्षण महसूस करता है, पर अब हम ऐसे बाइसेक्सुअलिटी को नहीं समझते. हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी वो इंसान जो एक से ज़्यादा जेंडर आइडेंटिटी वाले लोगों की तरफ आकर्षित होता है, वो है. क्योंकि तब भी हम बाइनरी में जा रहे हैं, आदमी और औरत में, हमें नहीं जाना पड़ता. तो एक से ज़्यादा जेंडर आइडेंटिटी वाले लोगों से अगर आपको आकर्षण महसूस होता है तो आप बाइसेक्सुअल. तो ये आइडेंटिटीज़ का डेफिनेशन अब बदलता जाएगा, पर फिर भी हम आपको एक रिसोर्स बेशक दे देंगे, पर उस पर ज़्यादा स्टिक मत करिए. But the bill which has been passed in 2019 opposite of that. So, what's the situation like moving forward? Are there any active things being organized, being voted? Because given the current situation, it doesn't look like there is a favorable political climate. So, recently, marriage equality cases were happening. So, just want to know that legality, constitutionality, how are things looking for? यार इसका ना मैं जवाब देते हुए ना एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में, और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, हर देश में प्रॉब्लम का पॉलिटिक्स है ना. कि किस प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम समझेंगे, वो भी एक बड़ा ही पॉलिटिकल मुद्दा है. हम देख रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज पिटिशन के बारे में बहुत बात हो रही है. आप देखिए उसको कौन लोग उसके बारे में सबसे ज़्यादा बात करते हैं. आप देखेंगे सिस गे मैन सबसे ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए उसको इतना ट्रैक्शन मिलता है, इतना अटेंशन मिलता है. और मैं इसके बारे में बहुत ज़रूरी है कि मैं थोड़ा बात करूं सेम सेक्स मैरिज पिटिशन के बारे में. मैं इसलिए बस लिख रहा हूं अपने लिए, क्योंकि अब उम्र हो रही है और मैं भूल जाता हूं. और ये मुद्दा बहुत लाइमलाइट में आता है. वैसे ही ग्रेस बानो इतने टाइम से रिजर्वेशन के बारे में बात कर रही हैं, है ना. प्रोटेस्ट होते हैं, पर उस प्रोटेस्ट में कितने लोग जाते हैं? हैंडफुल ऑफ पीपल. वो भी एक चीज़ है. और फिर हम ये भी देखते हैं कि प्राइड में कितने लोग जाते हैं. पूरा भीड़ लोगों की, इतना क्राउडेड प्राइड परेड होता है हमारा. मैं सवाल भूल गया, क्या सवाल था आपका? हाँ, ट्रांसेंड.
हाँ, थैंक यू। तो ट्रांस एक्ट को अभी भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, उसके अंदर प्रॉब्लम बहुत है। उसके बाद भी जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे, उन्होंने तो ये बोला था कि भाई अगर ट्रांस लोग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे 30 डेज़ में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। 30 डेज़ में किसी का नहीं आता, सालों साल भी लग रहे हैं लोगों को, महीनों दर महीने लग रहे हैं, 1 साल हो गया, वो कह रहे हैं हो ही नहीं रहा है। तो इसके बारे में लोग अभी भी बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सिस गे मैन के मुद्दे बड़े ज़रूरी हैं और ट्रांस लोगों के मुद्दे अभी इतने ज़रूरी नहीं है। और अगर आप दलित ट्रांस व्यक्ति हैं, आदिवासी ट्रांस व्यक्ति हैं, एक ऐसे ट्रांस व्यक्ति हैं हु इज़ ऑल्सो अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपके तो फिर और भी बाद में मुद्दे आएंगे, है ना। तो हम अभी फ़िलहाल ये चीज़ें देखें, बट एक्टिविज़म हो रहा है, लोग इसके बारे में अभी भी बात कर रहे हैं। पर कुछ चेंज अगर लाना होगा तो एडवोकेसी से ही आएगा, और वो चल रहा है। जब लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, जब लोग बात कर रहे हैं पुलिस के साथ, डीएम्स के साथ और हाँ इन स्टेट मशीनरीज के साथ, तो वो सब चल रहा है। पर अभी फ़िलहाल थोड़ा सा टेंशन बट भी गया। पर सेम सेक्स मैरिज पिटिशन के बारे में मैं एक और चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि एक ये पर्सपेक्टिव आ रहा है कि चॉइस का राइट होना चाहिए, है ना। वी शुड हैव द राइट टू गेट मैरिड टू एनीबडी वी लाइक, है ना। पर ये चॉइस का मुद्दा नहीं, वो मुद्दा चॉइस का इसलिए नहीं है कि आज अगर 2 लोग शादी कर लेते हैं, ठीक है, दो क्वेयर लोग शादी कर रहे हैं, शादी करने से क्या होगा, आपको कुछ राइट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सरकार ये कह रही है कि शादी करोगे तब वो राइट्स मिलेंगे। पर कुछ लोग ऐसे भी है जो शादी नहीं करना चाहते, और ये सिर्फ क्वेयर और ट्रांस लोग नहीं, इससे सब लोग भी जो कह रहे हैं हमें शादी नहीं करनी, हम क्यों करें शादी, बड़ी ही अजीब है शादी, हमें नहीं समझ आती शादी। तो उस केस में सिविल पार्टनरशिप का भी राइट होना चाहिए, that 2 people can stay together without any marriage, and they should also get the same rights that the other people are getting who want to get married. तो उस चीज़ में भी हमें देखना पड़ेगा कि सेम सेक्स मैरिज पिटिशन में भी चॉइस, जो लोग बोल रहे हैं वो चॉइस सबके लिए चॉइस नहीं है। इसलिए सिविल पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये एक्नॉलेजमेंट कि क्वेयर और ट्रांस लोगों के नेटल फैमिलीज़ उन पर वायलेंस करती हैं, इसलिए हमारी चोजन फैमिलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और चोजन फैमिलीज तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि भाई कल को अगर मुझे सर्जरी कराना है, ठीक है, और वो सर्जरी कोई भी सर्जरी होता है, ज़रूरी नहीं है जेंडर अफर्मेटिव सर्जरी हो, तो ऋतिका मेरे कागज़ पे साइन करके बोल सके कि मेरा भाई है, जा मैं ले रही हूँ गारंटी, ठीक है, मुझे नहीं करवाना, मेरे बाप से सिग्नेचर, या कबीर कर सके, स्वाति अभिषेक कर सके, अर्शिया कर सके। तो ये होना चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारी मीडिया फैमिली का वायलेंस एक्नॉलेज करना और चोजन फैमिली को रिकॉग्निशन देना। तो ये कुछ सेम सेक्स मैरिज पिटिशन के बारे में चीज़ें समझ नहीं आ रही, मतलब लोगों तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि मैरिज वो सिस गे एजेंडा चला जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि इसके बारे में भी एक पिटिशन चल रहा है, और इस हियरिंग में उसके बारे में भी सुना गया। If I can ask one question. प्लीज़। So, we saw a documentary जी। and there are storybooks. So, what is the role, or what can stories, what can documentaries, movies, cinema contribute to the movement? How can it really shape something? थैंक यू सो मच स्वाति। हम देखते हैं कि अक्सर ना मेरा ना एक बड़ा ही दिल रूठा हुआ रहता है अकेडमिया से, और ये भी एक जर्नी रही है। जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था ना, मास्टर्स के टाइम पर पेपर पढ़ता था, रिसर्च कर रहा था, डेजर्टेशन कर रहा था, मुझे लग रहा था यार ये क्या बढ़िया चीज़ है। मेरा करियर पाथ ये नहीं था, मेरा करियर पाथ ये था कि मैं आगे जाके पीएचडी करूँगा और बाकी चीज़ें करूँगा। ऐसा नहीं कि पीएचडी करने का दिल अभी नहीं है, पर सोचा था कि अकेडमिया बहुत ज़बरदस्त है। अकेडमिया से मेरी एक ये शिकायत है कि जब भी हम कोई पेपर छापते हैं, जैसे कोई भी हम नॉलेज प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको ज़्यादा क्रेडिट उस पेपर में छापने का मिलेगा जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है आपके एक्सेस पर, ठीक है।
हाल ही में एक स्टेज में मैंने पेपर छापा है, छाप तो दिया, मेरे को उसका क्रेडिट भी अच्छा मिलेगा, मतलब क्योंकि स्टेज जर्नल में जब छापा है मैंने, पर दिल दुखता है क्योंकि जब लोग मुझसे उसका लिंक मांग रहे थे ना, मैं कह रहा था यार रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है यार, और मुझे लिख कर दिए ईमेल में कि किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो ये क्या नॉलेज बना रहे हैं हम अपने जैसे रहने वाले लोगों में ही उस नॉलेज को रख रहे हैं, क्योंकि वो बैरिकेडिंग है, वो है गेट कीपिंग, कि ये हम एलीट अकेडमिशियंस की जागीर है और हम और लोगों तक से नहीं पहुंचाएंगे। इस सिचुएशन में जो स्वाति का सवाल है, कहानियाँ फिल्में क्यों ज़रूरी हैं और किस तरह से एडवोकेसी में, मूवमेंट में हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस भाषा में हम ये एकेडमिक पेपर लिखते हैं ना, उससे बहुत अलग तरह से हम लोगों से बात करते हैं। अगर मैं आज अपना एकेडमिक पेपर आप लोगों के साथ साझा करूँगा ना, आप कहोगे यार बहुत बोरिंग है, हम जा रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो दिल से दिल वाली बात नहीं, वो एकेडमिशियन वाली बात है, वो बहुत ऊपर की बात करके हम चले जाएंगे। तो दिल से दिल तक बात पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि कहानियाँ एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कहानी चलती रहती है। जैसे आप अगर ये तो सपनों वाली नोट्स पे नहीं, ये तो वर्डलेस पिक्चर बुक है। दूसरी कहानी मेरे पास ये चिंटू शर्ट, आप ये पढ़ोगे ना, आप लोगों को बताओगे, लोग आगे किसी को और को बताएंगे, जाते जाते कहीं तो जाएगी। ठीक है, बात का बतंगड़ भी बनता है, पर कहानी में कर लेंगे। जब तक मसाला नहीं लगेगा तो कहानी है कैसे? हमने भी मसाला डाला है, तभी तो बच्चे पढ़ेंगे, तभी तो एजुकेटर्स पढ़ेंगे। तो कहानियों की ये खास बात है। वैसे ही फिल्मों की ये बात है कि हम जब कुछ देखते हैं ना, हमको देखकर बेहतर समझ आता है। जब चित्रों के साथ हम थोड़ा खेलते हैं, चलचित्रों के साथ हम खेलते हैं, हमें बेहतर समझ आता है। तो यही मुझे लगता है खास बात है कि हम ऐसा काम कर पा रहे हैं, जो भी लोग कर पा रहे हैं, या बातें रख पा रहे हैं, या फिल्मों के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए एडवोकेसी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या जर्नी रही है स्टार्टिंग से, स्कूलिंग से, और चाइल्ड से, थोड़ा सा फैमिली के साथ, थोड़ा सा फैमिली तो मेरी यहाँ बैठी हुई है, तो ये सारे फैमिली नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि मैं उसके बारे में बात करूँगा, पर ये फैमिली का भी एक्नॉलेजमेंट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अक्सर नेटल फैमिली बहुत ज़्यादा हमें वायलेंस के साथ देखती है ना। तो मैं अपनी फैमिली को फैमिली नहीं कहूँगा, इनको फैमिली कहूँगा। पर आपके सवाल पर आते हुए, मैं 5 साल का था जब मुझे पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ अलग है, और वो क्या अलग है उसके लिए शब्द नहीं थे, पर ये समझ आ रहा था कि जो लोग बोल रहे हैं फ्रॉक पहनो, अपने आप को खाऊंगी जाऊंगी करो, वो बिल्कुल अलग है। मैं अपने आप को 4 साल की उम्र से बोलता हूँ मैं पापा का बेटा हूँ, और मैं बड़े होकर पापा की तरह ऑफिस जाऊँगा, मैं ये बोलता था, और लेट आऊँगा। ये सारी चीज़ें मैं अक्सर बचपन में कहा करता था, पर शब्द नहीं थे कि इस आइडेंटिटी को कहते क्या है, क्योंकि हम देख लीजिए हमारे स्कूलों में, करिकुलम में कौन बताता है हमको ट्रांस व्यक्ति कौन है, क्वेयर व्यक्ति कौन है। शब्द पता चला क्लास 11 में, जब मैं नैट जियो पर टैबूज करके एक शो आता था, उसके अंदर वो एक ट्रांसमैन के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा यार फीलिंग्स पे मैंने रेजोनेट किया कि यार मुझे फील ना ऐसा ही होता है जैसे इंसान को हो रहा है। तो तब मुझे पता चला अच्छा शायद मैं एक ट्रांसमैन हूँ। अब वही मैंने बताया ना आपको कि हम भी इसी समाज में बड़े हुए हैं। मैं खुद ट्रांसफोबिक था, मेरे को खुद डर लगता था उस सिचुएशन में मैं खुद को कैसे ट्रांस इंसान की तरह एक्सेप्ट करूँ, तो वो अपनी जर्नी है। तो अंडर ग्रेड के टाइम पर बड़ा मुश्किल हुआ, पर होते जब मास्टर्स में आया तो क्वेयर करेक्टिव होता था AUD में, उससे बहुत मदद मिली। पर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बार ऐसे थोड़ा सा दुख होता है कि बड़े सारे साल ना चले गए खुद की उसमें अवेयरनेस में, या खुद को पहचान करने में। और अगर वो नहीं होता ना, तो आज चीज़ें थोड़ी बेहतर भी नज़र आती, शायद थोड़ी अलग होती, पर रंजिश कोई नहीं, खुश हूँ। और आपके आसपास में मैंने जैसे बताया कुछ वायलेंस था, डोमेस्टिक, ये सब नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, अभी भी कोई सपोर्ट नहीं। अभी इनिशियली जब आप 5 साल के थे, तब हैप्पी डे फैमिली में कुछ वायलेंस सामने पता है, मुबारक हो लड़का हुआ है और मुबारक हो लड़की हुई है, दोनों के एक्सपीरियंसेस में बहुत फ़र्क होता है। अगर मुबारक हो लड़का की तरह कोई इंसान पैदा होता है
तो अगर वो अपने आप को बोलेंगे ना मैं जाऊंगी खाऊंगी, तो बहुत कम उम्र से उनको चुप करा दिया जाता है कि ये क्या बोल रहे हो, डर लगता है पेरेंट्स को, ठीक है। पर अगर मुबारक हो लड़की की तरह कोई व्यक्ति पैदा हुआ है जैसे मैं, तो खाऊंगा जाऊंगा चल जाता है। और आप शॉर्ट्स पहन सकते हो, मैं बड़े भाई की शर्टें और निक्कर पहनता था, शॉर्ट्स पहनता था, और उसी की वजह से चिंटू की किताब चिंटू शर्ट निकली है। और जब प्यूबर्टी हिट करती है और जब पीरियड्स आते हैं, तब मुबारक हो लड़की वाले लोगों के ऊपर सर्विलेंस शुरू हो जाता है। तो वो एक फ़र्क था, थोड़ा स्पेस था, पर उसके बाद क्लास 6 से सर्विलेंस ज़्यादा शुरू हो गई, जब मुझे बोला गया कि खुद को उसी तरह से बुलाओ जिस तरह से समाज बुलवाता है। कोई और सवाल तो पूछ सकते हैं। So I would take this opportunity to thank you a lot, like Film Club, CSMCH Film Club, and me personally am very very grateful for you to have come here to our center, and it's indeed an honor to have you in sitting in 206, and thank you all for joining us. Thank you online participants also for joining us. I would like to invite Sumanta, who's part of the film club, to talk about little bit about the film club, and thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for this session. Thanks to all of you. This is the last day of the semester and still we have people, this much people in us. So our film club was started in 2019 with a group of people whom are started with a student. The 27 member executive started. Its aim basically is to create an open platform with content on the health issues and social political issues. And we used to conduct from that time on, we used to conduct a film screening, discussions on several topics. One of the biggest achievement for us is the article film screening. Our scene creator, was present, and it was filmed in the Triple auditorium. And after that, this lockdown thing happened, and we sort of engaged online with discussion and film. And this time Swati and her classmates, Pratibha, Ankit and others, they have organized this. And if you have any suggestions, anything like film or discussion, you can write to us at film@csmc.gmail.com. And that's all. Thank you.